हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो विक्ट्री सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और विक्ट्री सीरीज में हम लोग करने क्या वाले हैं, फुल केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं इन जस्ट 30 डेज। ठीक है, और फॉर श्योर ये आपके 95% दिलवा देगी। देखिए, वन शॉट मैंने आपको सारे चैप्टर के करवाई रखे हैं, आपने देख भी लोगे, नहीं देखे तो देखने चाहिए। और अभी हम लोग इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। एंड इंस्टाग्राम पर हैंडल है भारत पंचाल 92 के नाम से, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर क्या रहता है, सभी वीडियोस के लिंक, सभी फ्री स्पेशल क्लासेस के लिंक एंड सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। क्लियर? तो और सॉलिड स्टेट की विक्ट्री सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है, मीन्स सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, आप उसे भी देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर सॉल्यूशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, जस्ट अ सेकंड। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अच्छा टाइम स्टैम्प्स में यार तुम मुझे ये बता दिया करो कि किस टाइम मैंने क्वेश्चन से बता देना, कोई बच्चा बता सके तो डिफाइन द टर्म मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये इस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये क्वेश्चन 2012 में, 2014 में और 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें मोलैलिटी को डिफाइन करना है। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा, जब आप मोलैलिटी करना चाहोगे तो वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से। अगला है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसमें होता है, मोलैलिटी में होता है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में होता है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और इसका फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। और मोलैलिटी की जो यूनिट होती हैं वो होती हैं मोल्स पर केजी, और मोलैरिटी की यूनिट होती हैं मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रैक्शन मीन्स होता है रेशियो, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन है मीन्स मोल्स का रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मीन्स जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार कर भी दी होगी, कि प्लीज इसका वन शॉट देख लेना, तब आपको ज्यादा क्लियर होने लगेंगे पॉइंट। ठीक है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ खास बात मैं बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन जो होती है एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा 1 होती है। सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहेगी टोटल। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, 2011 में और 2014 में पूछा गया है, और भी कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्टिंग्विश करना है, तो डिफाइन तो कर ही सकते हो। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। अरे भाई ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, आई थिंक कुछ इश्यू हुआ है। एक मिनट बेटा। ओके, तो मोलैरिटी क्या होती है भैया? नहीं यार, ये इस टाइम तो इसको काम करना बंद नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड रुकिए। ओके,
ये 0% हो गया। ओके, चार्जिंग खत्म हो गई। अच्छा वहाँ दिए। ओ यू आईपैड रखा है, ये किताब से। हाँ या सो सॉरी, पता ही नहीं था, मतलब सारी रात बैठ के नोट्स बनाए हैं। तो हाँ, वो रिक्वेस्ट तो कर दिया ना मैंने, लाइक शेयर वाली। सॉरी, इस वीडियो को कट कर देते भाई, पहले ही 2-3 पोज हो चुके हैं तो इस वजह से सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है। अरे भाई, अब तू भी नहीं चार्ज है क्या? 2 आईपैड किसी लिए थे? इसी अच्छा, ये तो चार्ज है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, पुराने आईपैड का फ़ायदा हो गया अभी। हाँ जी, तो बात मैं कह रहा था कि डिफाइन तो कर ही लोगे। अब अगली बात ये क्या होती है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन ऐसा है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वाइल मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अगली बात करें तो मोलैरिटी का रिलेशन क्या है एक्चुअल में? देखिए, मोलैरिटी इज मास बाय वॉल्यूम टर्म है, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। तो याद रखिए, अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलैरिटी घट जाती है। अगली बात करें, आपसे रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। मोलैलिटी में और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है? तो मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, मोदी बाय 1 प्लस ममता बनर्जी। बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा कोई। तो मोलैरिटी अगर कभी कैलकुलेट करनी हो तो मोदी बाय 1 प्लस ममता बनर्जी। इसका मतलब क्या है? स्मॉल एम इज मोलैलिटी, डी इज डेंसिटी, स्मॉल एम इज मोलैलिटी एंड एम बी इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम। यहाँ पे है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2013 के अंदर आया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो कितनी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है 10%, और किसका है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। बहुत बढ़िया। तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है आपके पास। इसका मतलब क्या होता है बेटा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का? इट मीन्स होता है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है ना। या फिर अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो एक चीज हमें कंफर्म हो जाती है, दैट कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारा 100 है ना। उसके बाद आपको मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भैया? वॉशिंगटन से, वेयर वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट जो कि 10 ग्राम है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है भाई? ग्लूकोज C6H12O6 कितना होगा? कार्बन का 6 × 12 72, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 96 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा इधर? 180 इंटू में 1000 बाय 90। इस सारे को सिंपल आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 0.61 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मोलैरिटी के थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी बोले तो घुलनशीलता। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2012 में, 2018 में, 2019 में, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है दैट कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। क्वेश्चन को समझिए कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू गर्म वाटर। गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करते। आप देखोगे तो वो नीचे फिरते रहते हैं, ऐसे नहीं कि पानी की सतह पे आ जाते हैं, पानी के सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे पानी गर्म होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, हम लोग हॉट ड्रिंक पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि कोका कोला कोई गर्म करके पी जाए, रेयर। मतलब ऐसे तो देखो दुनिया जो है कलाकारों की भरी पड़ी है, एक से एक सैंपल भगवान ने जन्मे हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक हम ठंडी करके ही पीते हैं। अब सीन क्या रहता है भाई, क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक के साथ भी एप्लीकेबल है, ये ऑक्सीजन के साथ भी एप्लीकेबल है। लोअर द टेम्परेचर हायर विल बी द सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगी। तो
अगर पानी ठंडा है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुली रहेगी, अगर पानी गर्म है टेम्परेचर बढ़ा तो सोलिबिलिटी घट जाएगी, वहां पर ऑक्सीजन कम होगी और एक्वेटिक स्पीसीज को जो है दिक्कत हो जाएगी। लिखा भी गया है इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सोलिबिलिटी घट जाएगी। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रीथ एज ऑक्सीजन इन लेस, तो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगेगी। हैंस एक्वेटिक स्पीसीज आर नॉट कंफर्टेबल इन वार्म वाटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन टू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। 2011, 12, 13 और 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए भैया, अरे ये बार बार मैं ये पेज खोल देता हूँ। सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें यहाँ पर ये लिक्विड है, हम इसमें कोई गैस को डिजोल्व कराना चाहते हैं। अब देखिए गैसेज की नेचर नहीं होती है डिजोल्व होने की, तो हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस इसमें डिजोल्व हो जाएगी। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो मास ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, तो m इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, KHP आ जाएगा। ये पुरानी टर्म है, ठीक है, ये पुराने समय की बात है जब हेनरी जी ने बोला। बट हेनरी जी के एक स्टूडेंट थे डाल्टन, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स मॉडिफिकेशन, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कि कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि उस गैस की मोल फ्रैक्शन कितनी है। गैस जनरली सोल्यूट होगा और सोल्यूट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, KHXP। लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, यानी कि P इक्वल टू KHX वेयर KH इज हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस हेनरी कॉन्स्टेंट के बारे में एक दो बातें और मैं बता देता हूँ। दैट कि ये जो हेनरी कॉन्स्टेंट होता है, डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस, इसकी जो वैल्यू रहेगी डिफरेंट रहेगी फॉर डिफरेंट गैसेस। जितनी अलग अलग गैस रहेंगी उनके लिए इसकी वैल्यू भी उतनी ही अलग अलग रहेगी। ठीक है, गैस ABCD है तो वैल्यू भी PQRS ही होगी। अच्छा, एक गैस है A, इसके लिए इसकी दो अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, टेम्परेचर 1 पे, टेम्परेचर 2 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक फिक्स टेम्परेचर पे अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, एक ही गैस के लिए भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, दैट कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कहीं पे KH की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो इसमें सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। सिंस KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, तो जहाँ पर KH जितना कम होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। आगे मूव करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हेनरी जी ने सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर कहीं पे सोलिबिलिटी बढ़ानी है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर सिंपल है कि अगर कहीं पे किसी की सोलिबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा है। ये सिंपल टर्म थी। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, बियर वगैरह तो चलो नहीं देखी होगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखनी भी नहीं है। ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो बड़े हाई प्रेशर के अंदर सील की जाती है। आपने देखा होगा जब उसे खोलते हैं की साउंड आती है। रीजन क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। अब जितना ज्यादा हम उस पर प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा वो गैस घुलेगी। ऑब्वियसली जैसे होता है ना, हमारे घर में पिताजी प्रेशर का काम करते हैं, वो जितने हमारे आसपास रहते हैं हम बुक्स के साथ उतना चिपक के रहते हैं। यही हेनरी जी ने बहुत पहले ही बात बता दी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस इन डीप सी डाइवर्स, ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीथिंग गैस। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वन शॉट से भी आगे होगा। लाइक देखिए, मैं आपको एक सीन कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये पानी का सरफेस है, जो पानी की सतह पर तैरते हैं ना, पानी के सरफेस पे जो तैरते हैं उन्हें बोलते हैं स्विमर, और जो पानी के अंदर जाते हैं ना भाई, उन्हें बोलते हैं स्कूबा डाइवर, गोताखोर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जब कोई डूब डाब जाता है ना तो वो जाते हैं वो पानी के नीचे, बाकी वो नहरों में जाते हैं, समुद्रों का अलग ही कंसेप्ट रहता है। तो जब ये स्कूबा डाइवर नीचे जाता है ना, नीचे जाने पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यही पता होगा प्रेशर इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो जब वो स्कूबा डाइवर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के जाता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो बहुत ज्यादा गैस का इनहेल कर लेता है, वो बहुत ज्यादा गैस अंदर चले जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अब ये तो है नहीं वो सारी जिंदगी नीचे फोटो खींचेगा, बाहर भी आएगा, बाहर आएगा तो प्रेशर कम होएगा, तो जो गैस का उसने इनहेल किया उसका एक्सहेल करना पड़ेगा, वो बाहर छोड़नी पड़ेगी, रिलीज करेगा। तो बहुत जल्दी से वो गैस बाहर आना चाहती है, और जिसकी वजह से अंदर से क्या हो सकती है, मतलब जो सेल्स होती हैं फटना स्टार्ट कर देती हैं। इसे बड़ी फेमस बीमारी बोला जाता है, इसे बोला जाता है बैंड्स, और इससे डेथ तक हो सकती है। तो नीचे जाने पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गैस का इनहेल होगा। बाहर आने पे प्रेशर कम होगा, सोलिबिलिटी कम होगी, वो गैस बाहर आना चाहेगी, जिसकी वजह से बैंड्स होने लगेंगी। तो उससे बचने के लिए हमें एक ऐसी गैस की जरूरत है जिसकी सोलिबिलिटी कम होती हो, जो पहले ही कम घुले। तो ऐसी गैस कौन सी है? हीलियम। इसकी सोलिबिलिटी बहुत कम होती है। क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात आता हूँ, एनोक्सिया नाम की बीमारी भी सुनी लो साथ के साथ, लगे हाथ। एनोक्सिया, एनोक्सिया जैसे कि नाम से क्लियर है, एन एन मतलब कुछ एक नेगेटिव वर्ड ही होगा। एन का मतलब है लैकनेस, कमी। किसकी? ऑफ ऑक्सी, बोले तो ऑक्सीजन। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी ही क्या कहलाता है भैया? एनोक्सिया कहलाता है। समझिए कि एक होता है जो समुद्रों के नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, सोलिबिलिटी बढ़ती है। एक होते हैं जो पहाड़ों में चले जाते हैं। मैंने बोला ना, भगवान ने बहुत सितारे बना रखे हैं धरती पे, ठीक है। अभी पहाड़ों में जा रहे हैं, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। अभी क्या करें, मैं चाहता हूँ ना हो ये, बट हो जाता है, कोशिश करूंगा जल्दी ही ना हो। ओके, तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और सॉरी नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, तो सोलिबिलिटी भी घट जाएगी। सोलिबिलिटी घटने से क्या होगा कि ऑक्सीजन कम मिलेगी, और इसको भी बोलते हैं लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, इसे ही बोलते हैं एनोक्सिया। और एनोक्सिया की वजह से इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वो आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वो दिमाग वाला, उसके लिए सुबह ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बट वो जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, पहाड़ों पे मतलब ज़्यादा ऊंचे वाले पहाड़ों पे, वहाँ पे प्रेशर कम होता है, सोलिबिलिटी कम होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं सोचते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैट एट द ग्राउंड लेवल। एज अ रिजल्ट देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, दस दे फील वीक एंड आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। कि भैया धरती के सरफेस की कंपैरिजन में जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, कम ऑक्सीजन मिल पाती है उन्हें, और इसी को एनोक्सिया बोलते हैं। उसकी वजह से वो ठीक से सोच नहीं पाते, हमेशा टायर्ड फील करते हैं। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर ना? बहुत सिंपल है ये, वैसे लग रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ है नहीं कि और सॉरी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर मर्करी। KH for CO2 in water is at 298 Kelvin is 1.25 into 10 की पावर 6 मिलीमीटर मर्करी। तो यहाँ पर KH की बात की गई है, बोले तो हेनरी लॉ की बात की गई है। एंड हेनरी लॉ क्या था? P इक्वल टू KH X, वेयर X इज मोल फ्रैक्शन, या फिर सोलिबिलिटी भी लिख सकते हैं। लिखा भी गया P इक्वल टू KH सोलिबिलिटी। हमें बताना क्या है? कैलकुलेट द सोलिबिलिटी। हमें सोलिबिलिटी निकालनी है, तो सोलिबिलिटी को एक तरफ रखेंगे, P और KH को एक तरफ ले जाएंगे। प्रेशर इन्होंने दिया है, कितना दिया है? 760, और KH भी इन्होंने दिया है, KH फॉर वाटर इज दिस, कर दोगे वो प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा जी राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये भी। 2011, 12, 13, 14। अब बहुत से बच्चे मुझे बोलेंगे कि क्या सर ये सीधा ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन राउल्ट्स लॉ? जी नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ, बट इन द एंड टॉपिक यही है। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखने से अच्छा मैंने सोचा कि कंसेप्ट इनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या था भाई? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है, लाइक PA निकालना है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A के। पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B के। अच्छा, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इधर से हटाओगे तो बेटा जी ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू, यहाँ पे P0A आ जाएगा इंटू में X से, या फिर PB अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा P0B इंटू XB। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर नहीं, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस इन प्योर स्टेट। ये नोट का मतलब होता है प्योर स्टेट,
मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझ रहे मेरी बात की नहीं? कि हेनरी जी ने सिंपल साधारण शब्दों में क्या बोला कि अगर हेनरी नहीं राउल्ट्स, अगर आपको वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ एचसीएल निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एचसीएल। या फिर आप और सिंपल शब्दों में जाना चाहते हो तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ एचसीएल निकालना है तो वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ एचसीएल इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स एचसीएल। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हमें दिख रहा है पी एचसीएल, ये भी हमें दिख रहा है एक्स एचसीएल, ये पी नॉट एचसीएल कहाँ से आया? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के आया। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ को बेटा जी हम दो जगह पे डिफाइन करते हैं, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा सोल्यूट जो वेपर बनाता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा सोल्यूट जो वेपर नहीं बनाता। ठीक है, अगर कोई सोल्यूट वेपर नहीं बनाता तो उसका प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में क्या होगा, वो सोल्यूट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, अब पी ए को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं भाई? पी ए को राउल्ट्स की टर्म में अभी किया था पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी को कैसे लिख सकते हैं? पी नोट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, एक बात आपने सुनी होगी दैट कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी होता है 1। तो अगर यहाँ से मैं एक्स ए कैलकुलेट करने को बोलूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो कर दीजिए, इस एक्स ए की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 1 माइनस एक्स बी, और ये पी नोट बी इंटू एक्स बी। मल्टीप्लाई कीजिए इसको अंदर, पी नोट ए और ये पी नोट ए एक्स बी, और ये पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भैया, हम इन दोनों में से एक्स बी को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, ये पी नोट बी प्लस का है और ये पी नोट ए माइनस का है। और अगर नॉन वोलेटाइल के लिए जाओगे बेटा, टोटल जो वेपर प्रेशर है, टोटल का मतलब है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। सर सोल्यूट पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर बना ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी नोट इंटू एक्स, और ये कुछ नहीं था, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से लिखवाया था। ठीक है, और डोंट वरी, ये नोट्स मिल जाएंगे क्लास के साथ, नोट्स में से पढ़ लेना। अच्छा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये नोट्स, अच्छा तुम ऐसे प्रिंट आउट मत निकलवाया करो। एक तो मैं पहले बोल दूँ, मैं एक काम करूँगा, मैं तुम्हें सारे ने ना इन्हें 1-2 पेज में करके भेज दूंगा कंडेंस करके, सो दैट कि तुम्हारे पैसे भी कम लगे और पढ़ने में भी ज़्यादा फील आए, क्योंकि कम पेजेस जब सामने दिखते हैं तो ज़्यादा पढ़ने का दिल करता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत क्वेश्चन बने यार इससे, बहुत ज़्यादा। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल जो बड़ों की बात मानने, बड़ों की बात मानने यानी राउल्ट्स की बात मानने, और नॉन आइडियल जो बड़ों की बात नहीं मानता, जो राउल्ट्स की बात नहीं मानता। राउल्ट्स की बात मानने का तो क्या होगा? पी ए इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। और नॉन आइडियल क्या होते हैं? पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नोट इंटू एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है आइडियल सोल्यूशन में? दैट की जो ए बी की इंट्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, आइडियल सोल्यूशन जनरली होते नहीं हैं। ठीक है, आप कभी नहीं दिखेगा कोई बड़ों की बात सारी मान ले, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे कोई सोल्यूशन भी नहीं होता जो प्योरली आइडियल भी हो जाए, कुछ खास कंडीशन में हो सकते हैं, अदरवाइज होते नहीं हैं। ठीक है, चलो, तो ए बी की इंट्रैक्शन, ए बी की इंट्रैक्शन से मतलब है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन है वो लगभग बराबर होगी, जैसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है, सोल्यूट सोल्यूट को अट्रैक्ट। समझ रहे हो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे जैसे सोल्यूट सोल्यूट को अट्रैक्ट कर रहा था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट को। मतलब इनकी इंट्रैक्शन सेम है, इनकी इंट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा पहले कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो नॉन आइडियल है, इनकी इंट्रैक्शन में फर्क पड़ गया है, वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उस बेस पे इनके टाइप होते हैं। अब क्योंकि इनकी इंट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आइडियल सोल्यूशन में, तो यहाँ पे ना हीट रिलीज होगी, चेंज इन हीट 0 होगा, ना ही कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा। देखो ना भाई, अगर कोई एक दूसरे को पहले की तरह अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब ना अट्रैक्शन कम है ना ज्यादा। देखिए हीट कब रिलीज होती है? अगर कोई अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन से एक्सोथर्मिक हो जाती है रिएक्शन, अट्रैक्शन से अगर पार्टिकल पास पास हो जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट इसके केस में ऐसा है नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेंजीन टोलुइन जो मिलते जुलते से होते हैं, एनहेक्सेन एनहेप्टेन ये। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसके ना टाइप बनाए हैं बेटा। नॉन आइडियल के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो एग्जांपल प्लीज इनकी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कर लेना, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी एक ट्रिक की वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है यार कि ना इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? चलो,
आगे बढ़ते हैं। अब नॉन आइडियल के ना, देखो ये आइडियल है, नॉन आइडियल के बेटा जी फर्दर टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वैल्यू सारी पॉजिटिवली डेविएट हो जाती हैं, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिवली डेविएट हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे चेंज इन हीट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। नेगेटिव में सब कुछ नेगेटिवली डेविएट, चेंज इन हीट नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, वेपर प्रेशर भी जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ कि मैंने इसको याद कैसे किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको याद किया हुआ है, फील आएगी तुम लोगों को। क्या? फिजिक्स वाला नाइस सर, फिजिक्स वाला नाइस सर। ठीक है। अब फिजिक्स वाला नाइस सर का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव डेविएशन है ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगी वीकर रहेगी एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ये देखिए ए बी की जो इंटरेक्शन है वो वीकर है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। और जो नेगेटिव डेविएशन है नाइस सर का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन में बेटा जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो स्ट्रोंगर रहेगी। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुद से समझो ना, अगर कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी तो क्या हो जाएगा बेटा जी, वहां पर वॉल्यूम कम ही होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा। और क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो डेल्टा एच क्या रहेगा इधर, डेल्टा एच क्या हो जाएगा भैया, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ लो। एक बात और बताता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स बनाते हैं, और नेगेटिव डेविएशन वाले क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स बनाते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जो फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल हो जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अच्छा बेटा जी, एक ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन वालों का, पॉजिटिव डेविएशन की वैल्यू की सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिवली डेविएट कर जाती हैं, और नेगेटिव डेविएशन में सारी की सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिवली डेविएट कर जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस चैप्टर की जो जान बसती है ना भाई, वो बसती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मैंने बोला होगा ये इट इज लाइक डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे इंडिया हमारी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स मैटर करती हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मास ऑफ सोल्यूट, क्या डिपेंड नहीं करता, अमाउंट। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए भाई मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, बहुत देर कुछ नहीं लिखा। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इक्वल टू KBM। ठीक है, और एक होता है मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF इज डायरेक्टली नहीं, डेल्टा TF इज ओके, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, ये जो KB है ना, इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इधर ये जो KF है ना भाई, इसे क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, ये इनके नाम होते हैं। अब फोकस कीजिए, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मेरे घर वाले मानते नहीं हैं, अब इनका भी कसूर नहीं है, सारे दिन घर पे बैठे वीडियो बनाते रहता हूँ, ये बेचारे कब तक चुप रहेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का, इसका दूसरा नाम होता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और इसे क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर मोलैलिटी 1 हो जाए तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB, मीन्स मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी। और यहाँ पर भी
m को 1 पुट कर दो तो क्या रहेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। क्या बोलोगे भी इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी। कांस्टेंट को डिफाइन करना बहुत आसान होता है यार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पता नहीं ये कंसेप्ट क्या रहता है कि हमारे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने SPM लगा रखा है, यहाँ पे हमारे पास हायर कंसंट्रेशन के पार्टिकल है, यहाँ पर हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हैं। तो ये लोअर जब हाई की तरफ जाते हैं, लोअर पार्टिकल जब हाई की तरफ जाते हैं तो उसे बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है दैट प्रेशर इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बट अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दिया, तो प्रोसेस रिवर्स होने लगेगी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिवर्स ओस्मोसिस अकर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2011, 2016, 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स लाइक प्रोटीन्स वगैरह हो गए जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया जाता है वो डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर का ज़्यादा रोल रहता नहीं है, ठीक है, उसमें प्रेशर का रोल रहता है। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, तो वहाँ पे टेम्परेचर का बड़ा रोल रहता है। बहुत गर्म करना पड़ता है, बहुत ठंडा करना पड़ता है, तो वो जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर करने से, कम टेम्परेचर करने से, बट ये सही रह जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पे भी मेजर कर सकते हैं। वाइल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड एट हाई टेम्परेचर वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिकम्पोज। वहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल टूट भी सकते हैं, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। और दूसरा बड़ा फायदा क्या है, इवन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। कि अगर चाहे कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट भी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन बताएं कमेंट सेक्शन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अच्छा यार, सॉलिड स्टेट में भी ऐसा होता है, मैंने क्वेश्चन बहुत पूछे थे बट आंसर बहुत कम के थे। इसका मतलब ये था कि बहुत कम बच्चे हैं जो टिल एंड देखते हैं। हाँ, चलो टॉपिक पे आते हैं। तो भैया अगर हमारे पास कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू वहां पर एक्यूरेटली आ जाती है। जबकि मेरी बात समझो, अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट में हमने 1 दाना नमक का डाला, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो। अरे आंसर मैंने बता दिया। चलो, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बट ऑस्मोटिक प्रेशर किया जा सकता है, ये बात है। चलिए, जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड whose molar mass is this to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its freezing point by 1.5 degrees Celsius and keep to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। आपको मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, WB निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है MB, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है WA गिवन है कि नहीं, कितना है 75 ग्राम, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करना है, यानी कि डेल्टा TF भी आपको दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको बोला हुआ है कि डिफरेंस जो होता है वो जितना डिग्री सेल्सियस में होता है वो उतना ही केल्विन में भी होता है। नहीं समझ में आई बात? मान के चलो एक टेम्परेचर है A1, एक टेम्परेचर है A2। A1 है 50 डिग्री सेल्सियस, A2 है 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा निकाल लूँ, डेल्टा ए निकाल लूँ तो कितना आएगा, वो 20 डिग्री सेल्सियस है ना। A2 में से A1 माइनस करोगे, अभी से डाटा होगा केल्विन में करो तो 273 जोड़ते हैं ना सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 नहीं, क्या ही मैथ करूँगा यार मैं।
ठीक है 323 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 343 केल्विन। अब जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो वो भी कितना ही आएगा, डेल्टा ए कितना ही आएगा 20 केल्विन आएगा। तो मतलब चेंज जो होता है ना, चेंज जब भी आ जाए समझ जाना, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में है चाहे वो केल्विन में है, वो इक्वल होता है। तो भैया यहाँ पर क्या है, क्या दे रखा आपको, हाँ 1.5 केल्विन, और के एफ दे रखा है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद फॉर्मूला है, प्लीज़ भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ एम, ठीक है, के एफ एम मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। अब हमें डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू बी को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारा डाटा एक तरफ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हुज मोलर मास इज दिस इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। देखो मैंने पहले बोला है कि न्यूमेरिकल का आंसर मैटर नहीं करता है, न्यूमेरिकल का वे मैटर करता है कि वो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल आपने किया किस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है 60 ग्राम दिया गया है, 2018 में क्वेश्चन आएगा। मास ऑफ वाटर दिया गया है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज वो तो पता भी कर सकते थे हम लोग, 180, एंड के एफ भी दिया गया है। तो डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला क्या होता है, के एफ एम मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी ना भाई, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.86, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 60, मोलर मास 180 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटा जी 250। तो जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.48 केल्विन, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे थे वो फ्रीजिंग पॉइंट से बन रहे थे। सरप्राइजिंग बात ही है कि फ्रीजिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बन रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना। चलिए, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ना, तो टी एफ को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या कह लीजिए 273.15, एंड ये कितना आया है डेल्टा टी एफ 2.48 केल्विन। आंसर आ जाएगा, ये तो निकालना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, क्या आ जाएगा कि नहीं, क्या दे रखा है, बस पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, वेयर C इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू में R इंटू में T। मास ऑफ सोल्यूट 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया बोला ना, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया यानी कि 5 ग्राम यूरिया का मोलर मास 60 होता है, इंटू में 1000, और वॉल्यूम कितना आएगा 5% का मतलब है 5 ग्राम यूरिया इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, तो बाय में 100 आ जाएगा, इंटू में R की वैल्यू मेंशन थी 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यही है, इसका मतलब क्या है 5% यूरिया का 5 ग्राम यूरिया इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT। देखो बेटा ये तब तक बात न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकती अगर आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, ठीक है। और आई थिंक वन शॉट में मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं, और ना भी करा रखे हैं तो खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बहुत टाइम है भाई, फायदा उठा लो इस टाइम का, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा भैया 20.418, आपका क्या आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, ATM में यूनिट आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, क्योंकि ना थोड़ा लेंथी सा लग रहा है, ठीक है। रात में मैच देख रहा था, किस किस का मैच था, मुंबई इंडियंस का और दिल्ली का था, उस टाइम करता था मैं ये, सॉरी खराटो की नॉइज़ के लिए। और हाँ, तो मैच में हो क्या रहा था, मुंबई वाले जान के हार गए यार, बुमराह ने 2 नो बॉल मार दी बेफालतू के, वो बोल्ट को दे देता और
चलो ये वैसे तुम्हें एक बात याद दिलानी थी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एक डाटा आपको दिया हुआ है, दूसरा डाटा आपको सोल्व करना है, इसका मतलब ये है कि आप एक डाटा से केएफ निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो बेटा जी क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम होता है। के एफ एम मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी ना। के एफ की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, के एफ की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो के एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर हमें तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी पता नहीं है, डेल्टा टी एफ तो पता हो जाएगा ना, डेल्टा टी एफ तो पता हो जाएगा। कैसे पता चलेगा डेल्टा टी एफ भाई, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर 273.15 दिए रखा है बेटा, एंड टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी इन्होंने दिया हुआ है 271.5। तो यहां से आई थिंक ये 2 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेल्टा टी एफ कितना, देखो भाई सुनो, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ 2 केल्विन निकाल लिया, के एफ हमें पता नहीं है, मोलैलिटी हो जाएगी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, ठीक है। के एफ को इधर रखो, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा आपको, 4% सोल्यूशन दिया ना। 4% सोल्यूशन का मतलब क्या है, 4% सोल्यूशन का मतलब है 4 ग्राम इन कितना 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से 96 आ जाएगा, और मोलर मास देख लीजिए किसकी बात की गई है, 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज है ना, और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342, कितना होता है बेटा 342। तो यहाँ से हम के एफ को सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी। तो के एफ इधर से आ गया, कितना आ गया 16.52 केल्विन पर मोल। तो अगला क्वेश्चन हो जा सकता है यहाँ से कि नहीं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अगला क्वेश्चन यहाँ से आई थिंक बन सकता है। कैसे बन सकता है सर बताइए ना आप, देखो बहुत आसान है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ एम, के एफ हमने निकाल लिया 16.52, मोलैलिटी के लिए वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ एम, डेल्टा टी एफ हमें नहीं पता बट के एफ अभी निकाल के आए हैं 16.52, और मोलैलिटी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। तो ये 16.52, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 5% ग्लूकोज बोल रहे हैं ना, यानी कि 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 इंटू में 1000, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 95। तो बेटा यहाँ से डेल्टा टी एफ आ जाएगा, ये आ गया 4.82 आ गया ना। इसके बाद क्या रहेगा, डेल्टा टी एफ का एक और फॉर्मूला भी होता है, अभी लिखवाया था, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हमें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, टी एफ इधर आ जाएगा, ये क्या जाएगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको 273.15, और माइनस करोगे डेल्टा टी एफ जो कि है 4.82 केल्विन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ऑफ अ सॉसपैन, at what temperature will this solution will boil। ज़्यादातर डाटा तो आपको दे ही रखा है, के बी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन के जी पर मोल, हो जाएगा नहीं, बहुत आसान है यार। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना 18 ग्राम दे रखा ना, और मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। टी नोट बी यानी कि फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिस के बी दिस। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला करता है के बी एम, मोलैलिटी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, वैल्यूज पुट कीजिए, ये इतना आ जाएगा, ठीक है 0.052 केल्विन। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज टी बी माइनस टी नोट बी। आपको क्या निकालना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी टी बी को इधर रख लो,
और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी जो भी कैलकुलेट किया है दिस एंड टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट। एडजस्ट कर लो। अगला क्वेश्चन है 2017 के अंदर आए हुए, ज़्यादा ही सॉरी बोल दिया तो है ना, क्या ही करें, कई चीज़ें हाथ में होती नहीं है। डेडिकेशन देखो तुम्हारे सर का कि फिर भी वीडियो बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास ये है इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करते हैं, पहले ना इसको कर लेते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। लोअर्ड का मतलब होता है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज दिस, फाइंड द एमबी। एमबी का मतलब है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है के एफ एम। के एफ रैम यानी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी? वॉशिंगटन से। तो एम बी को इधर ले जाएंगे, बाकी सारा तो फॉर्मूला बन जाएगा के एफ डब्ल्यू बी 1000 डब्ल्यू ए डेल्टा टी एफ। सारी वैल्यूज पुट करोगे, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रही, ये है मास ऑफ सोल्यूट 1000, ये 50 क्या है मास ऑफ सोल्यूट, और ये 0.40। आंसर आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ। अच्छा, वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला याद है क्या? वो बताया था अपने भाई साहब ने, श्री राउल्स जी ने, कि अगर दादा आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है तो मेरी मानो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट तो इन्होंने दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होगा भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो भाई, निकालना आता है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन मास जो कि 30 दे रखा है टू द मोलर मास, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, 0.5 मोल्स आ गए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी कि जो मास दे रखा है 846 टू द मोलर मास जो कि 18 है 47। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि 47 है टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन जो कि 47 प्लस 0.5 आ गया। ये क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? अभी बताया था आपको, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट जो कि गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि आपने अभी कैलकुलेट की है। आंसर आ जाएगा यार, बहुत आसान है। एक बार आंसर साथ में रखना और फिर देखना सर समझाना क्या जा रहे हैं। बहुत आसान है और प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो बेटा जी दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बस रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एफर्ट लगे हैं बड़े सारे, और क्योंकि ज्ञान की वीडियो नहीं है, पढ़ाने की वीडियो में सच में एफर्ट लगते हैं। ज्ञान की वीडियो बहुत सिंपली बन जाती है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।